नमस्कार, आप सबका स्वागत है एनी न्यूज के विशेष कार्यक्रम खास बात। और खास बात के इस कार्यक्रम में खास मेहमान है तिनसुकिया जिले के जाने माने वकील ब्रिजेश मिश्रा। और उनसे कई तरह की कानूनी बातें जानेंगे, असम की परिस्थिति के बारे में जानेंगे, आखिर कानून में क्या अहम रोल रहता है कानून का लोगों के जीवन में, उस विषय में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले ब्रिजेश मिश्रा जी, आपका स्वागत है एनी न्यूज के इस खास कार्यक्रम खास बात में। बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल आपसे ये रहेगा, कैसा चल रहा है आपका जीवन शैली, वकालती कैसा चल रहा है? बहुत बेहतर। पिछले तकरीबन 18 साल से वकालती करते हुए अभी तक जिस तरीके की यहाँ पर हमने अभी तक वकालत की है, सो सब कुछ बहुत बेहतर है। और चाहे मुकदमा हो, कोर्ट हो या हमारा पर्सनल जीवन, सब बढ़िया है। अ, पहला सवाल के बाद अब दूसरा सवाल पर जाते हैं। आपको जैसे हम जान रहे हैं, आप अगले 18 साल से आप इस वकालती में हो, तो इस 18 साल के करियर में आपको सबसे ज्यादा कौन से जुर्म में वकालती करते हुए आपको जीत हासिल हुई? नहीं, देखिए, बेसिकली ऐसा है कि जब से मैंने वकालत स्टार्ट की, शुरू के तो 3-4 साल आप जूनियर होते हैं किसी के, आप काम सीखते हैं और उसके बाद जब अपना काम स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे करके, तो हर क्षेत्र का काम मिला। ऐसा नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब वकील साहब लोग काम करते हैं बेसिकली, तो बहुत ज्यादा स्पेशलाइजेशन वाला काम नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि कोई क्रिमिनल एडवोकेट है सिर्फ, कोई सिविल एडवोकेट है सिर्फ, कोई एमएससीटी वकील है सिर्फ, या कोई फैमिली कोर्ट के डिवोर्स केसेस का वकील है। तो यहाँ पे विभिन्न तरीके के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब भी कोई एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं तो वो हर तरह का प्रैक्टिस करने का प्रयास करते हैं। तो हमने भी उसी तरह से सारा प्रयास किया है और हर तरह के केसेस किए हैं। और उस हर तरह के केसेस में, चाहे आप क्रिमिनल केसेस में आप ले लीजिए, उसमें भी काफी सारे जजमेंट्स हमारे फेवर में हैं। सिविल सूट्स में हैं जिसमें जमीन जायदाद से रिलेटेड जो मैटर होता है, या फिर ऐसे भी है जो पारिवारिक केसेस होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस हो गया, डिवोर्स हो गया, रिस्ट्रिक्शन हो गया। तो हर तरह के मामले में एक एग्जैक्ट आपको रेशियो बताना थोड़ा दिक्कत होगा कि किस तरह के मेन मामलों में जीत दर्ज हुई है। पर अधिकांशतः अभी तक जितने भी काम किए हैं, कहीं ना कहीं रिलीफ दिया है पार्टीज को हर तरीके के मामले में। देखिए, जैसे आपने कहा डिवोर्स की बातें कही, जब डिवोर्स का कोई केस आता है आप लोगों के पास, सबसे पहले आप लोगों की प्रोफेशनल आगे रख के इसकी मामला को आगे बढ़ाते हैं, या फिर इंसानियत के तौर पे भी कुछ पारिवारिक मामला में आप लोग उनको सलाह देते हैं? नहीं, हमारे में देखिए, जब ये ऐसा है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से लेके जितने भी हमारे हाई कोर्ट्स हैं, मार्गदर्शक जितने भी हैं कोर्ट्स हमारे, वो बार बार अपने जजमेंट्स में और ऐसे ऐसे चीजें बताते आते हैं कि पारिवारिक मामले में, बिकॉज वकील जो है वो भी ऑफिसर ऑफ द कोर्ट होता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में मदद करता है। तो वकील का फर्ज है, और ये बताया जाता है कि कोई भी पारिवारिक मामला आपके पास इस तरीके का आता है, तो उसमें जो पहली चीज आपको करनी है वो ये है कि क्या वो मामला आप कहीं ना कहीं सेटलमेंट की तरफ ले जा सकते हैं, क्या आप परिवार को जोड़ने की तरफ ले जा सकते हैं, न कि परिवार को तोड़ने के बजाय। तो पहला प्रयास किसी भी वकील साहब का, इंक्लूडिंग मी, यही होता है कि आप बात को सुनने के बाद क्लाइंट के आप उनका ये अवलोकन करते हैं कि कितना संगीन मामला है, क्या ऐसी परिस्थिति सच में है, अगर वाइफ आई है, कि क्या ऐसी सच में परिस्थिति है कि वो हस्बैंड के साथ गुजर बसर नहीं कर सकती। हस्बैंड आया है तो क्या ये हमें जानना जरूरी हो जाता है कि इस तरह का क्या संगीन सिचुएशन है उनके साथ कि वो अपनी वाइफ के साथ आगे व्यतीत नहीं कर पाते। पर बावजूद उसके, अगर छोटी मोटी कोई दिक्कत है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, तो उनमें हम उनके परिवार वालों को भी बुलाते हैं और उनसे वक्त लेते हैं, उनके साथ एक नहीं, दो नहीं, 4, 5, 6, 8 सीटिंग करते हैं और करके ये प्रयास करते हैं कि कहीं मामला यहीं सेटल हो जाए। उसके बाद अगर नहीं होता तो उसके बाद फिर हम लोग सजेशन देते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं, कोर्ट में कैसे आप केस फाइल कर सकते हैं। तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा प्रयास ये रहता है कि कहीं ना कहीं हम परिवार को जोड़ दें। अच्छा, एक बात बताइए, वकीलों का जीवन शैली और वकीलों का स्टैंड क्या होना चाहिए, क्या होता है? नहीं, वकीलों का स्टैंड का मतलब से आपका मतलब ये है कि किस तरीके से हम केसेस को अप्रोच करें। तो देखिए, ऐसा है, जब क्लाइंट आपके पास आता है, उस क्लाइंट को क्या रिलीफ चाहिए, उस रिलीफ को सबसे पहले समझना आपकी आवश्यकता होती है। आपको बिल्कुल ही हम अपने प्रोफेशन में ये कंफ्यूज नहीं हो सकते कि हमारे सामने जो आया है, जो मांग रहा है, वो एग्जैक्ट चीजें हमें बताए, हमें कन्वे कर सके और हम उससे समझ सके उस चीज को। उसी मुताबिक हम अपने स्टैंड्स को कोर्ट के समक्ष लेकर जाकर कानूनी दायरे में रहते हैं उसको करते हैं, ना कि हमें भी इजाजत नहीं है कि हम कानूनी दायरे से बाहर निकल जाए।
हम कोई भी ऐसा रास्ता अपनाने से बचते हैं जो कानूनी दायरे से बाहर चली जाए। तो हम कोशिश करते हैं कानूनी दायरे में रहते हुए इस चीज को उस वो रिलीफ दिला सकें उस क्लाइंट को, इस तरह का हम स्टैंड लेंगे। जीवन शैली कैसा होता है वकीलों का? जीवन शैली देखिए ऐसा है, बाहर से देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अच्छा। जब सुबह कोट पैंट ब्लैक लगा के, ब्लैक गॉगल्स लगा के, धूप होती है तो, और आप अपने गाड़ी में बैठते हैं, तो ऐसा लगता है जो आसपास के लोग होते हैं देखते हैं वकील साहब तो बड़े गजब के स्टाइल में हैं, बहुत ही खूबसूरत इनकी जिंदगी है। पर लोग ये समझना भूल जाते हैं कई बार हमारे बारे में, ये गलतफहमी हो जाती है लोगों को कि इनकी जो इस तरीके की जो लाइफ स्टाइल है, ये लाइफ स्टाइल बहुत ही लेविशिंग लाइफ स्टाइल जो सोचते हैं, ऐसा है नहीं। फैक्ट ये होता है कि इसके पीछे की जो मेहनत होती है, हम सुबह से, अब मेरी बात ले लीजिए फॉर एग्जांपल, सुबह 7 बजे उठ जाना होगा। 7 बजे उठ के आपको उसके आगे अपनी दिनचर्या कर लेते हैं। उसके बाद भी कोर्ट जाने से पहले अपने ऑफिस पहुंचते हैं। ऑफिस पहुंच के आपको आधा एक घंटा ये देखना पड़ता है कि आज जितने भी मामले हैं उन मामलों के बारे में आपको आपके दिमाग में चलते रहता है वो चीज। उसके बाद आप कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में आप धूप में, बारिश में, किसी भी सिचुएशन में आप सुबह से 10 सवा 10 बजे से लेके आप शाम को 4:30 5 बजे तक काम करते रहते हैं। उसके बाद देखिएगा, जैसे ही आप वापस आते हैं आपके पास 1 घंटे का या 1.5 घंटे का विंडो बचता है। उस 1-1.5 घंटे में या तो आप अपने बच्चे को देख लीजिए, अपने परिवार को देख लीजिए, अपनी माँ का खबर पूछ लीजिए, इतना ही। और उसी बीच में आपको या तो आपका चाय पी लेना है, नाश्ता कर लेना, उसके तुरंत बाद आपको इमीडिएटली 1-1.5 घंटे के अंदर अपने चैम्बर पहुंचना, और उस चैम्बर में पहले से लाइनअप लगा रहेगा क्लाइंट्स के। आपको उन सब सारी नई समस्याओं को सुनना होता है। 10-11 बज जाता है। उस टाइम तक आप उन चीजों को करते रहते हैं। फिर आप कल की तैयारी करते हैं, जो कल लिस्टेड केसेस उनको तो क्या है कि ना सैटरडे है साहब, ना संडे है। संडे भी हम काम करते हैं। कभी कोई इमरजेंसी 24 आवर्स वकील हूं मैं तो, मुझे तो रात को अगर 2 बजे भी फोन आ जाता है कि किसी की कहीं कोई ऐसी जरूरत पड़ गई है, क्योंकि कई बार थाना पुलिस का मामला हो जाता है, कई बार लोग इस तरह के डिस्टर्बेंस में आ जाते हैं कि उनको उसी वक्त सजेशन चाहिए होता है, तो देना पड़ता है। तो मेरा फोन भी ओपन रहता है, मेरे मैसेजिंग भी ओपन रहते हैं, और ये होता है कि भाई किसी भी वक्त हमारे जरूरत पड़े तो हम हैं। तो बड़ा जबरदस्ती करके कभी हम अपने लिए वक्त निकालते हैं, और परिवार जो है वो हमेशा यही कहते रहता है कि अरे वकील से शादी क्यों कर ली, हमें तो वक्त ही नहीं मिलता है इनके साथ। ये एक कंप्लेन हमेशा बना रहता है। अच्छा, वकीलों पे हमेशा ये आरोप लगता रहता है जो वो मनचाहा फीस हो सकती है, वो भी लाखों में। और क्या एक किसी व्यक्ति को किसी जुर्म से बेल करवाने के लिए ये लाखों की तादाद में पैसों की जरूरत पड़ती है? नहीं, देखिए आपने 2 पार्ट में प्रश्न किया है। एक तो कि वकील साहब लोग लाखों में फीस वसूलते हैं मनमाने तरीके से, तो मैं पहले उस पे आता हूँ। देखिए इस भारतवर्ष में हजारों की, लाखों की संख्या में वकील हैं। अब ये कह देना कि हर वकील साहब लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 10 लाख रुपया फीस ले रहे हैं, ये भी गलत है। ये कह देना कि हर वकील 50,000 रुपया ले रहे हैं, ये भी गलत है। अभी क्या है कि इसमें वकील जब मेहनत करते हैं और जब अपने जो ज्ञान अर्जित करते हैं, जो एक्सपीरियंस अर्जित करते हैं, उस एक्सपीरियंस और उस ज्ञान के एवज में वो उसको तोला नहीं जा सकता, उसको आप पैसों में नहीं तोल सकते। तो जो उसको उस एप्लीकेशन ऑफ माइंड को करते हुए जो रिलीफ दिलाते हैं क्लाइंट को, उसका वो चार्ज करते हैं फीस। अब क्या है, कोई यूनिफॉर्मिटी इसमें नहीं बनाई गई है, कोई सेल रेट नहीं है। हम कोई सामान या विषय ऐसा कुछ नहीं बेच नहीं रहे हैं जिस पे हम एमआरपी लगा दें। तो किसी एक ही किस्म के केस में कई बार आप किसी और क्लाइंट के लिए आपका कुछ और फीस हो जाता है, क्योंकि आपकी मेहनत हो सकती है उसमें उससे ज्यादा लग रही है, किसी में आपकी कम मेहनत लग रही है, तो उसके वजन के हिसाब से आप लाख फीस लेते हैं, आप 50,000 लेते हैं, आप 10 लाख लेते हैं, आप 20 लाख लेते हैं, अलग अलग। तो उसमें भी क्या है, कौन कितना टॉप वकील है, कौन कितना आज हाईएस्ट पेड वकील सारे हमारे सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसके हाई कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं, इवन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वकील साहब लोग फीस लेते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि किस तरह का मामला आप डील कर रहे हैं और अपनी एबिलिटी, आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप अपने क्लाइंट को रिलीफ दिलाएंगे। आप उनका मामला अगर आप मुंह बोले दाम पर ले रहे हैं, आप अगर उनको फीस कह रहे हैं कि इसका फीस 5 लाख रुपए लगेगा, तो आपकी जिम्मेवारी भी ये साथ साथ बढ़ जाती है कि आप उनको रिलीफ कितना फास्ट और कितनी जल्दी आप उनको इसमें रिलीफ दिला देते हैं। वहीं पे कोई वकील साहब अगर कहते हैं कि आपका ये काम 20,000 रुपए में ही हो जाएगा, ठीक है, तो ये उनकी बात कि वो 20,000 रुपए में करा पाते हैं नहीं करा पाते हैं। एक ही चीज का कोई 5 लाख लेगा, कोई 20,000 लेगा, कोई 50,000 लेगा, इट डिपेंड्स। डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसीलिए है कि आपका अपना माइंड एप्लीकेबिलिटी कितना है, आपकी अपनी वैल्यू कितनी है, आपने इस प्रोफेशन में अपना क्या क्या झोंका है, आप किस लायक बने, क्या आप एक ब्रांड हैं, क्या आपकी कोर्ट के अंदर स्टैंडिंग है, क्या आपकी उस विषय वस्तु पे कमांड है। इन बहुत सारी फैक्टर्स हैं, इन सारे फैक्टर्स को मिला के चीजें
हम अपनी फीस को बताते हैं क्लाइंट्स को, और ये भी है कि कोई जबरदस्ती नहीं है ना किसी के साथ। हम जब फीस कहते हैं किसी को, तो हम क्या कहते हैं कि अगर आप सके तो आप आइए, आप नहीं सके तो आप दूसरे के पास जाइए। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको हमें देना ही पड़ेगा। तो इट्स नॉट ए डिमांड, इट्स जस्ट ए रिक्वेस्ट व्हिच इज मेड टू द क्लाइंट, जिससे क्लाइंट अगर आप पे है, आपके पास, आपको आपका खर्च उठा सकते हैं तो आते हैं और शौक से देते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। जहां तक रहा आपका दूसरा पार्ट की बिल में क्या इतना रुपया लेना वाजिब है, खर्च होता है कि खर्च से इसका कोई संबंध नहीं। खर्च तो 1 रुपए 10 पैसे की टिकट लगती है एक बिल एप्लीकेशन में। एक कागज 8 कागज होता है, उस पर टाइप हो जाता है, तो खर्च उस कागज का बनाने का तो मुश्किल से 30 रुपए भी नहीं। पर आप, जैसे मैंने कहा, आप एमआरपी नहीं, आप कोई, हम सामान नहीं बेच रहे, हम उस कागज को नहीं बेच रहे हैं। जो हमने कागज टाइप किया उसको हम उस कागज में हम किस तरीके से अपनी ड्राफ्टिंग को कर रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, कितना मजबूत लिख रहे हैं, उस पर काम होगा या नहीं होगा, इन सारी चीजों को डिपेंड करके ही काम होता है क्लाइंट का। तो उसी मुताबिक सब वकीलों का अपना अपना फीस होता है, और इसीलिए फीस जो है लो भी होता है, लोवेस्ट भी होता है, हाई भी होता है, हाइयर भी होता है और हाईएस्ट भी होता है। अच्छा, एक बात बताइए, हमारे साथ चर्चा का बात रहता है, ये एमएससीडी क्लेम होता क्या है? एमएससीटी क्लेम एक्सीडेंट केसेस में होते हैं, जहां पे रोड एक्सीडेंट्स में जो विक्टिम्स होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के, जिसमें कि थर्ड पार्टी कोई व्हीकल या कोई भी ऐसा उनको उसकी वजह से उनका डेथ हो जाता है या इंजरी भी हो जाता है, तो उसमें इंजरी केसेस में भी एमएससीटी केसेस होते हैं। तो जो सामने वाला ऑनर, ड्राइवर और इंश्योरेंस कंपनी है, उनके खिलाफ जिनके घर का नुकसान हुआ है, वो लोग केस फाइल करते हैं कि चूंकि आप रास्ता पर गाड़ी चला रहे थे, आपका गाड़ी इंश्योर्ड है, अगर नहीं इंश्योर्ड है तो मालिक पेमेंट करे, अगर इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट करे। तो ये होता है एमएससीटी क्लेम, जिसमें विक्टिम को रिलीफ दिया जाता है इमीडिएटली कि उनके परिवार को कंपनसेशन दिलाया जा सके। एमएससीडी क्लेम में हमेशा देखा था वकीलों का ध्यान ज्यादा जाता है, कारण क्या है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं। एमएससीटी केसेस में ध्यान ज्यादा जाता है, ऐसा ऐसा ये बिल्कुल गलत बात है, निराधार बात है। क्योंकि एमएससीटी केस कोई वकील साहब अगर ज्यादा कर रहे हैं, कोई सिर्फ एमएससीटी कर रहे हैं, ये उनका उनका अपना प्रारूप है, उनका अपने काम करने का तरीका है कि वो एमएससीटी के बाहर कुछ और पढ़ना नहीं चाहते, कुछ और समझना नहीं चाहते, कोई और केस करना सीखना नहीं चाहते, तो वो एमएससीटी सिर्फ कर रहे हैं। कई अब हमारी बात ले लीजिए, मैंने जैसे कहा कि सारे मामला के साथ मैं एमएससीटी केसेस भी करता हूँ। तो जो एमएससीटी केस मेरे पास आया, कोई विक्टिम आया, तो उसको न्याय दिलाना है मुझे, उसको कंपनसेशन दिलाना है मुझे, तो हम लोग करते हैं एमएससीटी केसेस। ये जब कोई जुर्म करके अगर पुलिस उसको पकड़ लेती है, उसके परिवार वाले जब वकील के पास जाते हैं, तो वकील साहब उन परिवार वालों को क्यों डराते हैं? बात सच है डराने वाली? नहीं नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि वकील साहब, आपका सवाल बहुत सही है पहला बात तो, क्योंकि ये बात अक्सर सुनने में आती है, हमारे भी सुनने में आती है, कई बार हमारे क्लाइंट्स भी कहते हैं ऐसी बातें कई लोगों के बारे में। पर सवाल यहाँ ये उठता है कि जिन परिवार वालों के वकील साहब ने जो भी चीज बताई है, वो उस परिवार वाले को डरावना क्यों लगा? इसलिए डरावना लगा होगा क्योंकि कुछ ना कुछ गलत तो उनके परिवार वाले में जिसने भी किया है, वो कुछ ना कुछ गलत गलत करके आए हैं वकील साहब के पास। अब वहां क्या है कि प्रॉस एंड कॉन्स क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये हमारा फर्ज है बताना क्लाइंट को। तो जब हम क्लाइंट को ये समझाते हैं कि आगे चल के देखिए, आपको, आपके जो परिवार वाले हैं, उनको 5 साल की सजा हो भी सकती है, फिर हम प्रयास करेंगे कि उनको सजा कम हो, या हम प्रयास करेंगे कि उनको हम छुड़ा दें, अगर सच्चाई है घटना में तब, अगर उसने सच में ऐसा कुछ करके वो मेरे सामने बता रहे हैं तब। तो अगर हम ऐसा कह रहे हैं तो ये डराने वाली बात तो बिल्कुल नहीं हो सकती विजय जी, इसमें हम डरा तो नहीं रहे हैं, पर इसको ले लिया सामने वाले ने कि वकील साहब तो डरा के हमको प्रेशर में डाल रहे हैं। तो सच बोलना वकील साहब का काम होता है अपने क्लाइंट से, और वो हमेशा सच्चाई बयान करते हैं, और उस सच्चाई को सामने वाले कई बार मिस इंटरप्रेट करके ये समझ लेते हैं कि हमें डराया धमकाया जा रहा है। ये जानते हुए भी कोई व्यक्ति निर्दोष है, उसको आज तक आपने सजा दिलवाई है? चाहे उसका अफसोस कभी हुआ है जब मैंने गलती से उसको सजा दिलवाई है, वो निर्दोष था, इस तरह का कोई घटना? देखिए, ये जो आपका सवाल है, ये थोड़ा सा क्या है, ये हमारी जो प्रोफेशनल इथिक्स है, उस प्रोफेशनल इथिक्स के मुताबिक इसका खुलेआम जवाब देना ये सार्थक नहीं होगा। पर ये जरूर बता दूं यहाँ पर, आपके सवाल का अगर मैंने सही मायने में पकड़ा है, तो आपको ये जरूर बता दूं कि हमारे यहाँ जो भी लोग आते हैं, वो क्राइम करके आए हों या क्राइम ना करके आए हों, या उनके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ हो, या उनके ऊपर सच में मुकदमा, सच्चाई के ऊपर मुकदमा हुआ हो, सारे मामलातों में हमारा फर्ज ये होता है कि हम उनके मुखपात्र होते हैं। कोर्ट के समक्ष हम क्लाइंट के मुखपात्र के रूप में खड़े होते हैं। तो क्लाइंट ने जो इंफॉर्मेशन हमें पास आउट की है,
उसे हम कानूनी पैजामा जामा पहनाकर हम उसको कोर्ट के समक्ष पेश करते हैं कानूनी भाषा में। तो अगर कोई भी ऐसी बात अगर है, उसके लिए भी झूठी हो या सच्ची हो, हमारे लिए सब सच हो जाता है। जब क्लाइंट हमारे पास आके बता देते हैं कि हमें ये है, हमें ये रिलीफ चाहिए, हमने ये किया या हमने ये नहीं किया, तो हमारे लिए क्लाइंट का जो वर्सन है वो हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के हिसाब से हमारे लिए वो सच हो जाता है, और उसी सच्चाई को हम पकड़ लेते हैं और पकड़ के अपनी लड़ाई आगे जारी रखते हैं, चाहे वो झूठा मुकदमा था या सच्चा मुकदमा था, इससे हमें कोई सरोकार नहीं। फिर थोड़ा सा कानूनी जानकारी आपसे लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के ऊपर एफआईआर लिख देता है, बाद में पता चलता है ये झूठा एफआईआर है, तो वैसे व्यक्ति के ऊपर किस तरह से कानूनी कार्रवाई होती है? क्या हाँ, बिल्कुल प्रावधान है कानून के अंदर। झूठा एफआईआर अगर कोई बहुत सीरियस ऑफेंस है ये, आप जैसे ही प्रूफ कर देंगे कि आपके खिलाफ झूठा एफआईआर हुआ है, तो आप जो है दोबारा उनके ऊपर आप एफआईआर डाल सकते हैं। नंबर 1, उसकी भी रजिस्ट्रेशन होगी पुलिस थाने में। पहले तो जो जिनके ऊपर एफआईआर किया पहले तो पुलिस उनको उठा के ले जाएगी, वैसे में क्या करेगा व्यक्ति? नहीं, जब आपके बिल्कुल झूठा और निराधार एफआईआर हुआ है आपके ऊपर, पुलिस आपको जब उठाती है तो पुलिस आपसे पूछताछ भी करती है। आप अपने पुलिस को जब सच बताते हैं, उस वक्त आपके पास एक राइट है जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है, और आपके आज के इस इंटरव्यू के माध्यम से पता चलेगा कि जिसके ऊपर झूठा मुकदमा हुआ है वो थाने में भी जब अरेस्टेड पोजीशन में है या कन्फाइंड पोजीशन में है, वहां पे भी वो उसके अगेंस्ट में एफआईआर तुरंत दाखिल करा सकता है, और उस एफआईआर को भी पुलिस को लेना होता है। तो अगर छूटा है तो आप एफआईआर तुरंत के तुरंत मुकदमा दर्ज कराइए उनके खिलाफ भी, तब पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन में आ जाएगी इमीडिएटली। अगर वहां आप नहीं करा पाए किसी कारणवश, आप जेल चले जाते हैं, तो आप जेल से भी एफआईआर करा सकते हैं। अगर आप नहीं कराते हैं तो आप अपने रिलेटिव जो जिनको इंफॉर्मेशन दी गई है आपके झूठे आपके अरेस्ट के बारे में, उनसे आप एफआईआर करवाइए। तो एक चीज ये। दूसरी, अगर जिस दिन झूठा प्रमाण हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा, ट्रायल हो गया, सब हो गया, बाद में पता चला बिल्कुल झूठा एफआईआर था, आप कीजिए उनके ऊपर मानहानि का केस, उनके ऊपर कीजिए कंपनसेशन का केस, आप सिविल डिफेमेशन फाइल कीजिए। आपकी जितनी आपके साथ जो जो प्रताड़नाएं हुई हैं, जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस हुआ है, रेपुटेशनल लॉस हुआ है, उन सब चीजों को कोर्ट आपको देने को तैयार है, बैठी है। आप मुकदमा तो कीजिए साहब। पर यहाँ क्या होता है, एक लंबी प्रक्रिया के मुकदमा से जब निकलते हैं छुटकारा पाके लोग, चाहे झूठा हो या सच्चा, तो यही कहते हैं कि राम राम, अब इस कोर्ट का चेहरा हमें नहीं देखना। तो वो दोबारा जो है कोर्ट का मुकदमा दोबारा से शुरू नहीं करवाते हैं और क्रॉस प्रोसिक्यूशन नहीं करते। क्रॉस प्रोसिक्यूशन करना बहुत आवश्यक है झूठे केस में। हम प्रेरित भी करते हैं क्लाइंट्स को, आप करिए, आप आगे बढ़िए, पर वहां पे कहीं ना कहीं कई बार क्लाइंट्स रुक जाते हैं और करते नहीं है, इसलिए इसके बारे में इतनी अवेयरनेस भी नहीं है जो आपने। देखिए, एक सवाल एक और उठता है, जिस तरह से कोई रास्ता में सड़क पे किसी व्यक्ति का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोग उसकी मदद करने के लिए कतराते हैं इसलिए है जो कोर्ट का चक्कर उन्हें काटना पड़ेगा, जिसकी वजह से कई लोगों को ऐसे ही लोग छोड़ देते हैं, अनदेखा करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस व्यक्ति की जान भी चले जाते हैं। तो ऐसा क्यों, लोगों के डर क्यों बैठा हुआ, इस तरह का क्यों होता है? वाकई में कोर्ट का चक्कर काटना पड़ता है क्या? क्या है चीज? विजय जी, बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं आपको बताता हूँ। ये जेहन में, मन में लोगों के इसलिए बसा हुआ है इस तरह की चीज, क्योंकि हमारी जो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है ना, या टॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, सबने जब से ब्लैक एंड व्हाइट के जमाना से आज तक सबने यही दिखाने का प्रयास किया है कि कोर्ट के चक्कर लगते हैं, विटनेसेस बनने पड़ते हैं, आप एक जेहन में बैठा दिया गया है कि ये डरावना चीज है कोर्ट जाना। देखिए, ऐसा है, एक्सीडेंट केस हो या किसी भी तरह की घटना आपके संबंध घट रही हो, अगर आप उसमें साथ देते हैं, आप उसमें मदद करते हैं, तो किसी को भी बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें उनका काफी चक्कर लग जाएगा, वो झूठे चक्करों में फंस जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहले बार जब आप मदद करेंगे तो भाई एक केस भी बनेगा, उसमें पुलिस केस भी बनेगा, एक्सीडेंट हुआ है तो पुलिस आपके पास आएगी, आपसे पूछेगी आपने देखा था ना, आप एक बार स्टेटमेंट दीजिए, पुलिस के समक्ष आप स्टेटमेंट दे रहे हैं पहली बार। उसके जब वो केस ट्रायल में जाएगा, कोर्ट में जाएगा, एक बार समन आएगा आपके पास, सिर्फ एक बार, उसी सच को दोहराने के लिए, जो सच आपने उस वक्त देखा था या उस वक्त जो मदद की थी, उस सच को सिर्फ दोहराने के लिए एक बार और कोर्ट में आपको बुला दिया जाता है। क्या आप किसी की मदद सिर्फ 2 जगह या 2 बार अपना सच्चाई का स्टेटमेंट देने के लिए अगर आप नहीं जाते, तो ये कहां तक सार्थक है? लेकिन लोगों के जेल में ये कि हम तो चक्करों में फंस जाएंगे, हमें तो कई बार थाना पुलिस करना पड़ेगा, कोर्ट जाना पड़ेगा, वकील भी पकड़ने की आवश्यकता नहीं है, आपका वकील सरकार है, सरकारी वकील। तो सबसे यही अपील है कि कोई भी ऐसी घटनाएं घटे, आगे बढ़िए, मदद कीजिए और मदद का हाथ आगे बढ़िए। अगर कोई व्यक्ति मर्डर करके या फिर
बड़ी क्राइम करके भागता है, उसके लिए अग्रिम जमानत के लिए वकील अग्रिम जमानत के लिए वकील ये कोर्ट में पेशी करते हैं जी को अग्रिम जमानत मिलना चाहिए। जी। वैसे में क्या प्रक्रिया रहती है? देखिए कोई ऑफेंस हो गया, अब वो ऑफेंस किया है या नहीं किया है ये तो उस दिन नहीं पता होता है। ऑफेंस कभी भी किसी के ऊपर तभी प्रमाण होता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी प्रूफ नहीं होता। पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, चार्जशीट फाइल की कि हाँ इन्होंने हमें तो मिला है कि इन्होंने ऐसी ऐसी घटना की है, अंत में जाके ट्रायल होता है कोर्ट में, उसके बाद ही वो दोषी या निर्दोषी साबित होता है। तो जिस वक्त ये ऑफेंस होता है उस वक्त अगर वो अपने आप को पुलिस के समक्ष जाने से बचाकर वकील साहब के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत दिला दीजिए, उसमें क्या सुविधा वो चाहते हैं कि हम थाने में जब जाएं तो हमें अरेस्ट करके जेल न डाला जाए, हमें हमसे जो पूछताछ करनी है हम सारी पूछताछ मदद करने के लिए पुलिस को तैयार है, और हम इस केस में कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, और जो भी हमारे ऊपर एलिगेशन लगा है वो गलत लगा है। ये सारी चीजें जब वो हम लोग को बताते हैं तब हम लोग उसको जब कोर्ट में पेश करते हैं अग्रिम जमानत के याचिका में, तब जाके कोर्ट जब वो पूरी इंक्वायरी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी देखता है तो देखता है कि ये चाहे वो ऑफेंस किसी भी किस्म का हो, सीरियस हो नॉन सीरियस हो, तब जाके कोर्ट जो है अपना माइंड यूज करके, जुडिशियल माइंड यूज करके एक ऑर्डर पास करता है कि इनको देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। देखिए, रेप करने वाले व्यक्ति को भी अच्छा से अच्छा वकील मिल जाता है, और ये जानते हुए भी वकील साहब जे ये व्यक्ति रेप में जड़ित है, वैसे में उनके लिए बेल के लिए पिटीशन डालना और उनके लिए अग्रिम जमानत की याचिका डालना सही है? देखिए ये प्रश्न एक जगह से कनेक्ट करता हूं मैं आपको। आपने सुना होगा कि हमारे देश में कसाब को भी वकील मिला, मिला। तो अब कसाब जैसे व्यक्ति जिसको प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, उसको जब इस देश में वकील मिल गया, तो एक रेप करने वाला व्यक्ति हो या मर्डरर हो या कोई भी हो, उसको वकील क्यों नहीं मिलेगा? अब इसका कारण क्या है वकील मिलने का, वो देखिए आप जरा। अच्छे से अच्छे बेहतरीन से बेहतरीन वकील मिलना या वकील मिलना, दोनों ही सूरत हाल में हमारे कानून में प्रावधान है कि किसी भी जो भी जिसके ऊपर भी मुकदमा चलेगा उनको वकील मुहैया होना ही पड़ेगा। ये कानून कहता है, सरकार कहती है, संविधान कहता है हमारा कि किसी भी इंसान को जब तक उस पर दोष प्रमाणित नहीं हुआ है, वो किया है नहीं किया, जब तक दोष प्रमाणित, तो जब वकील साहब आ जाएंगे ट्रायल चलेगा तभी होगा, तो पहले तो इनिशियली उनको वकील, तो एक कोई भी जितने जो भी एक्यूज्ड है, जो भी केस लड़ना चाहते हैं, उनको एक वकील तो मिलेगा। और आजकल आपको बता दूं कि जिनके पास वकील की सुविधा नहीं ले पाते जो लोग, उनके लिए सरकार खुद पैनल ऑफ एडवोकेट्स बना के रखती है, और उसमें से उनसे पूछा जाता है पहले दिन जब वो अरेस्ट होकर आते, किसी भी केस में आए, एनडीपीएस में आए, मर्डर में आए, रेप में आए, उनसे पूछता है मजिस्ट्रेट जेल भेजने से पहले आपके पास वकील है या नहीं है। तो अगर वो कहते हैं मैंने वकील रख लिया तो ठीक, नहीं रखा तो सरकार की तरफ से एक वकील उनको तुरंत मुहैया करा दिया जाता है। तो ये नियम है, कानून है हमारे देश का कि कोई भी व्यक्ति को वकील जरूर मुहैया कराया जाए। ये अग्रिम जमानत है क्या? अग्रिम जमानत आपको अरेस्ट करने से, आपको पुलिस अरेस्ट न कर सके, आप पुलिस इन्वेस्टिगेशन में आप सपोर्ट करें, लेकिन आप जेल जाने से बच जाते हैं। कोई भी धारा हो, क्यों? कोई भी धारा हो, जिस धारा में भी आपको अग्रिम जमानत अगर आपको मिल रही है तो आप उसमें जेल उस वक्त नहीं जाएंगे, आप पुलिस के समझ जाके इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करेंगे और आप बाहर ही रहेंगे। यही होता है अग्रिम जमानत। अगर कोई व्यक्ति अगर क्राइम करके आता है, कई दिनों तक उसे फरार रहना पड़ता है, तो वो थाने में जाके सरेंडर करना अच्छा होगा या फिर कोर्ट? इसके बारे में मेरी एक जो पर्सनल राय है वो ये है कि सरेंडर जो है वो हमेशा कोर्ट में करना चाहिए। अच्छा, कारण उसका क्या है, आप पुलिस के समक्ष सरेंडर भी करते हैं तो भी पुलिस जो कागज बना के कोर्ट में पेश करती है, उसमें ज्यादातर केसेस में पुलिस क्या करती है, उसको सरेंडर नहीं दिखाती, उसको दिखाती है कि हमने इनको अरेस्ट किया है। अच्छा, राइट? तो अल्टीमेटली रिकॉर्ड में क्या जाता है कि आप अरेस्ट किया है पुलिस के माध्यम से। इसीलिए हमेशा ये सजेस्टेबल है किसी भी किस्म के केस में कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट के समक्ष सरेंडर कीजिए, उसके बाद कोर्ट आपका फैसला करेगा कि आपको जेल भेजे या पुलिस स्टेशन में भेजे, आपके पास आपको रिमांड में भेजे, ये कोर्ट फैसला करेगा। लेकिन जो भी फैसला होगा वो कोर्ट से होगा और वो उचित होगा और वहां सही होगा, और आप बाद में ये प्रूव कर पाएंगे कि आपने इस केस में सरेंडर किया था, न कि आपको अरेस्ट किया था। पुलिस की स्टेटमेंट और कोर्ट में स्टेटमेंट दोनों में क्या फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। हाँ। पुलिस के समक्ष दिया हुआ कोई भी स्टेटमेंट कानून की नजर में विश्वासपात्र स्टेटमेंट नहीं होता। अच्छा, आप पुलिस के सामने जो भी स्टेटमेंट दिए हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोर्ट जो है अपने केस चलाने के वक्त ये मान ले कि यही सच है।
उसको इस वैल्यू से बचाया गया, इस चीज से बचाया गया। और कहा गया है कि जो भी विटनेसेस होंगे जब कोर्ट में एग्जामिन होंगे, कोर्ट में जो शपथ लेकर स्टेटमेंट देंगे, उन्हीं स्टेटमेंट को एविडेंस में, साक्ष्य में मान्यता मिलेगी। अब इसमें इसी कारण से पुलिस के सामने जब भी आप स्टेटमेंट देते हैं, पुलिस आपका सिग्नेचर उसमें नहीं लेती। ध्यान रखिएगा, हम फॉर द नॉलेज ऑफ ऑल ये बता दिया जाता है यहाँ पे कि जब भी आप पुलिस आपका स्टेटमेंट लेगी, पुलिस आपको वहां पे सिग्नेचर नहीं कराएगी, और वो आप अपने हैंड राइटिंग या हाथ में लिखकर पुलिस को नहीं देते हैं। पुलिस अपने नोट डाउन करती है आपके बोले हुए वर्सन को अपनी हैंड राइटिंग में या अपने खुद टाइप करती है, और वहां पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का सिग्नेचर होता है, न कि आपका। लेकिन आप जब कोर्ट में देते हैं तो आपका सिग्नेचर ऑप्टेन किया जाता है कि किस लिए, कि उसकी एविडेंटरी वैल्यू है। पुलिस के समक्ष दिए हुए बयान को इसलिए भी इतनी तवज्जो नहीं दी गई क्योंकि इस देश में जिस तरीके से पुलिस को बनाया गया, पुलिस एक्ट बनाया गया, पुलिस मैनुअल बनाया गया, जिस तरीके से पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, उसमें कहीं ना कहीं ये था कि पुलिस जो है एक ऐसी एजेंसी है जिस एजेंसी के सामने दबाव में भी कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स दिलवाए जाते हैं, या झूठा स्टेटमेंट भी कई बार लिखा जाता है पुलिस द्वारा केस को बनाने के लिए या मजबूत करने के लिए, इसलिए उसको एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है, अगर वो फीस देने में असमर्थ होता है, तो वकील को उसकी मदद के लिए आगे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल विजय जी, बिल्कुल आना चाहिए। हर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कोई भी वकील साहब सिर्फ फीस के लिए ही काम करे। अगर कोई व्यक्ति आता है हमारे पास, और हमारे पास पहला बात तो हमारी भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि हम कितने अवेलेबल हो सकते हैं, हम उस केस को लेकर कितना न्याय उसे दिला सकते हैं। दो चीज। तीसरी चीज कि हमें ये विश्वास होना चाहिए कि हमें मूर्ख नहीं बनाया जा रहा है। जो सामने आया है वो सच में असमर्थ है हमारा हमें फीस देने के लिए, कम हो ज्यादा हो जो भी। उसका जजमेंट कैसे करेंगे? उसका जजमेंट उनको हमारे सामने प्रूफ करना होगा कि उनकी इनकम नहीं है, वो बिल्कुल गरीब आदमी है, बीपीएल का कार्ड लाके दे दें हमारे समक्ष। बीपीएल का कार्ड तो अभी सभी के पास है। नहीं, तो अगर गलत है तो भाई गलत है, तो हम विश्वास कर लेंगे और विश्वास करके कर देंगे उनका काम। क्या जाएगा हमारा, एक केस हम मुफ्त में लड़ लिए। ऐसा केसेस लड़ते हैं। देखिए, कई बार हम गरीबों का, ऐसे लोगों का भी केस हम करते हैं जिसमें लोग आते हैं, लोग कहते हैं कि हमारे पास सुविधा नहीं है, उनको सुविधाएं दी जाती हैं। आज के डेट में पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कल दे दीजिएगा। आपके पास कल भी नहीं होगा तो आज ही बता दीजिए कि आप नहीं दे पाएंगे, तो भी हम, अगर हम अवेलेबल हैं, हमारे पास समय है, वक्त है आपके केस को करने का, करेंगे और करते हैं। बहुत सारे वकील साहब लोग ऐसा काम करते हैं। और अगर नहीं करना चाहे किसी का ऐसा काम, तो उसके लिए उनको ये सजेशन दिया जाता है कि आपको अगर बिल्कुल फ्री में वकील चाहिए, हाँ, तो आप चले जाइए डीएलए से या स्टेट डिस्ट्रिक्ट लेवल सर्विसेज अथॉरिटी के पास, वहां से आपको फ्री में वकील मुहैया करा दिया जाए। सरकारी वकील पे लोगों का भरोसा नहीं रहता है, प्राइवेट वकीलों पर भरोसा होता है। ये डिफरेंस क्यों है? ये डिफरेंस इसलिए भी हो सकता है कि सरकारी वकील जो है उनको चूंकि फीस डायरेक्ट नहीं मिल रही है, सरकार से मिल रही है, पेमेंट उधर से आ रहा है, तो इधर जो है अपना विश्वास को वो जमा नहीं पाते हैं क्लाइंट्स के ऊपर। जबकि वकील साहब तो वो लोग भी हैं, और ऐसा नहीं है कि सारे सरकारी वकील जो है वो खराब ही हों। बहुत सारे अच्छे अच्छे सरकारी वकील हैं, और सारे, ऐसा भी जरूरी नहीं कि सारे प्राइवेट वकील भी अच्छे हों, बहुत सारे प्राइवेट वकील भी नहीं अच्छे हो सकते हैं। और तो ये डिपेंड करता है। पर एक धारणा है कि सरकारी वकील क्योंकि पैसे वो क्लाइंट डायरेक्ट नहीं पेमेंट कर रहा है, तो शायद ये हमारे केस को उतना ना दे रहे हैं। चले, जैसे हमने सोचा था वैसा हमारा उत्तर ब्रिजेश मिश्रा जी से मिलेगा। और ये ब्रिजेश मिश्रा जी है, तिनसुकिया के जाने माने अधिवक्ता है, और हमेशा ही लोगों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं, और हमेशा ही जो गरीब तबकों के लोग हैं उनके लिए कानूनी लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ब्रिजेश मिश्रा जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने जो इस तरह से सवाल पूछे उस तरह से आपने जवाब भी दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी। और आपके प्रश्न बहुत ही जबरदस्त थे, और पूरी गहराई से आपने इसमें कहीं ना कहीं खोजबीन और ये आपने पूरी तैयारी से आप आए थे। मुझे आशा, मैं ऐसा नहीं किया था कि इतने तगड़े तगड़े सवाल मुझसे पूछे जाएंगे, पर बहुत अच्छा लगा आपके साथ आज बातचीत करके। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। तो ऐसे ही नए नए मेहमानों के साथ मिलने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए, उनके सवाल के जवाब सुनने के लिए देखते रहिए खास बात, और नए ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे एनी न्यूज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।